हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर एंड फ्रेंड्स, मेरे लैपटॉप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन उसके लिए सॉरी। लेकिन आज से हमारे वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। हम पढ़ रहे थे भारत में संवैधानिक विकास और उसी के अंतर्गत हमने देख लिया था कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश शासन यानी कि क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास का दूसरा चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा चरण क्यों? क्योंकि पहला चरण हो गया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। उसके बाद कंपनी के बाद जब पावर ब्रिटिश शासन यानी कि क्राउन को पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद में जो भी संवैधानिक विकास होता है वह भारत के इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि इस संवैधानिक विकास से चीजें या हमारे संविधान में या तो जैसे के तैसे या कुछ परिवर्तन के साथ ली गई है। इस समय तक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा लागू दोहरी व्यवस्था निर्देशक मंडल और नियंत्रण मंडल पूरी तरह असफल रहे। तो हमने देखा था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था और उसके द्वारा दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई थी। दोहरी शासन व्यवस्था क्या थी? इसके द्वारा कंपनी के व्यावसायिक और राजनीतिक कार्यों को अलग-अलग कर दिया गया था और इस प्रकार दोहरी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और इसके अंतर्गत हमने देखा था कि निर्देशक मंडल व्यावसायिक कार्यों के लिए और एक नियंत्रण मंडल था राजनीतिक कार्यों के लिए। लेकिन एक टाइम के बाद यह पूरी तरह असफल रहे और यह दोहरे शासन व्यवस्था का मॉडल फैल रहा था और यह किसके अंतर्गत आया था? कंपनी के अधीन। लेकिन अब हम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिश शासन यानी कि क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास। तो आइए देखते हैं और क्या-क्या चीजें हुई थी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। कंपनी का शासन पूर्णतः स्वेच्छाचारी और गैर जिम्मेदार हो चुका था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया था कि जो भी कंपनी के कर्मचारी जो व्यावसायिक कार्य देख रहे थे और जो राजनीतिक कार्य देख रहे थे, उन पे कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपना नियंत्रण नहीं रख सका कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर और कंपनी का शासन कैसा हो गया था? पूर्णतः स्वेच्छाचारी। यह अपने विचारों से ही कंपनी का शासन देख रहे थे और यह पूरी तरह से गैर जिम्मेदार भी हो चुका था, जिसका परिणाम क्या हुआ? 1857 के विद्रोह के रूप में सामने आया था। 1857 का विद्रोह हमने पढ़ रखा है और वह किसका परिणाम था? यही कि जो कंपनी का शासन था वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो गया था। वह करप्शन करने लगे थे, वह अत्याचार करने लगे थे। जिस प्रकार से उनके रूल्स रेगुलेशंस थे, उन्हें प्रॉपरली फॉलो नहीं करने की वजह से अब यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल असफल हो गया था। आगे क्या होता है कि कंपनी के शासक के विरुद्ध भारत ही नहीं स्वयं ब्रिटेन में भी एक जनमत बन चुका था। अब जो कंपनी का शासन चल रहा था उसके विरुद्ध ना केवल भारत में तो होगा ही क्यों? क्योंकि यह लोग अब राजनीतिक रूप से नियंत्रण नहीं कर रहे थे, लेकिन यह अब अत्याचार कर रहे थे, यह अब करप्शन कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे। इसलिए भारत में भी और इसके साथ साथ ब्रिटेन में भी। क्यों ब्रिटेन में? क्योंकि कंपनी यहाँ पे एकाधिकार जमा रही थी भारत में। वह चाह रही थी कि हमारा एकाधिकार बना रहे, लेकिन ब्रिटेन में और भी बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे जो कि भारत आना चाहते थे, भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। जो ब्रिटिश की संसद थे उसके कुछ सदस्य भी कंपनी के शासन के विरुद्ध थे। फलतः इन्हीं परिस्थितियों में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत शासन की अब इसके द्वारा क्या होता है? क्राउन के अधीन क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है और भारत शासन के बागडोर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चली गई। इसके बाद भारतीय शासन प्रणाली में अनेक मौलिक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो अब क्या होता है कि अब हमने देख लिया कि कंपनी का शासन भारत में अब असफल हो रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपना नियंत्रण खो चुका है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो फुल पावर्स रहते हैं वह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चले जाते हैं। उसके बाद ब्रिटिश शासन वहां से एक भारत शासन अधिनियम 1858 लाते थे। अभी तक हम देखते थे कि कंपनी के अधीन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते थे, बट अब चूंकि पावर शिफ्ट हो गया है ब्रिटेन में, तब वहां से भारत के लिए नियम और कानून बन रहे हैं। नियम कानून बनाने वाले कहाँ बैठते हैं? ब्रिटेन की संसद में, और वहां से यह नियम कानून बनकर भारत में आते हैं।
तो सबसे पहला कानून आता है भारत शासन अधिनियम 1858 यानी कि 1858। 1858 में ब्रिटिश सम्राट ने भारत के प्रभुसत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अपने अधीन कर ली थी। ठीक है, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि कंपनी को अब बोला कि थैंक यू, अब हम भारत का शासन स्वयं देख लेंगे। ठीक है, भारत के संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित है। यह स्वाभाविक है कि संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन होंगे, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था वो पर्याप्त नहीं था और उसमें कुछ परिवर्तन जरूरी थे। ठीक है, और क्या क्या परिवर्तन हुए आइए देखते हैं। भारत का गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है, तो वही पोस्ट वही है, बस अब नाम चेंज कर दिया गया है, जैसे पिछली बार यह करते आए हैं। ठीक है, तो अब भारत का गवर्नर जनरल, और यह नाम क्यों चेंज किया होगा सोचिए जरा। इसलिए कि कंपनी के अधीन भारत का गवर्नर जनरल रहता था। अब यह पद नाम हम बोल सकते हैं कि अब यह इसकी वह रेपुटेशन नहीं रही थी भारत में, यह बदनाम हो चुका था गवर्नर जनरल। ठीक है, अगर इसी को कंटिन्यू रखते तो आगे भी माइंडसेट लोगों के दिमाग में क्या रहता कि यह तो वही करप्टेड पोस्ट है। ओके, इसीलिए इसका नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया, ताकि लोगों को लगे सभी को कि कुछ नया है। बाकी था वही, बस नाम चेंज कर दिया गया था। और भारत का प्रथम वायसराय इस प्रकार कौन होता है, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। वही निर्देशक मंडल वाली और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया द्वैध शासन। तो ध्यान रखिए, द्वैध शासन प्रणाली कब लागू करी थी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, और इसे समाप्त कब कर दिया गया, भारत शासन अधिनियम, ओके, भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। अब क्या होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा कोर्ट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। अब चूंकि हमने देखा था कि दोहरी शासन व्यवस्था थी और पावर्स भी बांट दिए गए थे, अब यह सभी पावर्स लेकर एक ब्रिटिश सदस्य जो कि संसद में बैठता था उसी को दे दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को क्या नाम दिया गया, भारत राज्य सचिव। ओके, कि भारत के लिए अब एक राज्य सचिव होगा जो भारत को रिप्रेजेंट करेगा, कहाँ, ब्रिटेन की संसद में। तो यह बैठता कहाँ था, ब्रिटेन की संसद में, लेकिन उसे क्या बोलते थे कि भारत सचिव या भारत राज्य सचिव, और सारे पावर्स भारत से रिलेटेड इसके पास थे। इसी के नाम पर अब भारत में शासन होता था और यह अपनी रिपोर्ट से कहाँ रखता था, ब्रिटिश संसद यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ओके, जो अपने कार्य के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि अब यह भारत सचिव कहाँ बैठता था, ब्रिटिश की संसद में। वह भारत नहीं आता था देखने के लिए कि भारत में क्या चल रहा है, भारत में किन नियम, लॉज या कानूनों की जरूरत है। लेकिन चूंकि यह पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए एक परिषद इसके लिए गठित की गई। और इसमें कितने सदस्य थे, 15 सदस्य। ये 15 सदस्य भारत में रहते थे, भारत में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन को देखते थे, अपनी रिपोर्ट्स बनाते थे और किसे देते थे, भारत राज्य सचिव को, जो कि ब्रिटिश संसद में रखते थे। और उसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश संसद भारत के लिए नियम कानून बनाती थी, जिसके सदस्य भारत सचिव सहित को वेतन कहाँ से दिया गया था, भारत राज्य सचिव से। ठीक है, अभी इनका बोलना क्या था कि चूंकि हम भारत के लिए कार्य कर रहे हैं, भारत की रिपोर्ट्स हम कहाँ भेज रहे हैं, भारत में जो भी कार्य चल रहे हैं उन सारी चीजों की रिपोर्ट्स कहाँ भेज रहे हैं, ब्रिटिश संसद में। तो इनको सैलरी भी कहाँ से मिलेगी, इंडियन फंड से, यानी कि भारतीय राजस्व से। ओके, तो भारत राज्य सचिव को भी, जो कि भारत कभी नहीं आता था, ठीक है, साथ ही उसके साथ जो भारत परिषद थी, सचिव की परिषद, इन सभी को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। यह था आपका भारतीय परिषद अधिनियम। ओके, 1858। इसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो यह भारतीय परिषद अधिनियम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमारी डिसकंटिन्यूटी के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन आज के बाद हमारे वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। और तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSC एंड थैंक यू वेरी मच।